जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सोमवार सुबह से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। गुरेज घाटी के राजधन टॉप पर ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। अफरवात और गुलमर्ग के सनशाइन पीक पर भी बर्फ के फाहे गिरते रहे, जिससे तापमान में तेज गिरावट आई है। पर्यटकों के लिए ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन और शूटिंग स्टोन्स का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को ऊपरी इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए और प्रशासन की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि अगले 48 घंटे एहतियात के हैं। जी, जैसे एक्सपेक्टेड था, बारिशें जो है खासकर 5 शाम से यहाँ शुरू होने के, और कल खासकर देर रात से जो है इंटरमिटेंटली बारिशें शुरू हुई। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी भी। तो अभी नेक्स्ट 24 आवर्स जैसे ऑलरेडी फोरकास्टेड है कि 6 पूरा दिन और 7 दोपहर तक रहने के चांस है। तो लगभग अगले 24 घंटे जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी चांस हैं। लगभग मॉडरेट कुछ एक जगहों पे 10-12 इंच तक की भी बर्फबारी एक्यूमुलेट हो सकती है। और उसके साथ साथ जम्मू डिवीजन के अंदर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं और चिनाब वैली और एडजॉइनिंग यहाँ साउथ कश्मीर के अंदर यहाँ मॉडरेट टू हैवी, जम्मू डिवीजन में हैवी 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती है। तो इससे लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स वगैरह ट्रिगर हो सकती हैं। बाकी पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी से जो है सरफेस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुतासर हो सकता है और फिसलन के काफ़ी ज़्यादा चांस। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है अगले 24 घंटे, और एडमिनिस्ट्रेशन का या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो एडवाइजरी उसको पूरी तरह पालन करें। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। सोमवार सुबह कांग्रोसोरी और सनशाइन पीक पर बर्फ के फाहे गिरते ही पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि लगातार बारिश और ठंड ने जनजीवन पर असर डाला है। होटलों और ट्रैवल एजेंसियों में अचानक रौनक लौट आई, लेकिन लगातार हो रही बारिश से स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अफरवात की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी से तापमान में तेज गिरावट आई है और मौसम विभाग ने आगाह किया है कि 7 अक्टूबर तक बर्फबारी जारी रह सकती है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों से कहा है कि मौसम का अंदाजा लेकर ही यात्रा करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। आज कोंगडोरी में सीजन का पहला स्नोफॉल हो रहा है और आप देख सकते हैं 2 दिन पहले अफरवट की चोटी पर सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ। आज कोंगडोरी और कोंगडोरी का निचला इलाका जो है, और यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। जो यहाँ पर्यटक आए हैं खूब आनंद ले रहे हैं स्नोफॉल का। कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से हैं मैम? हम कलकत्ता से आए हैं। कितने खुशकिस्मत हैं कि पहला स्नोफॉल। बहुत खुश हूँ, बहुत। इससे पहले कभी स्नो देखी? नहीं, यही देखे आके देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग? बहुत सुंदर है, बहुत कश्मीर का बहुत ज्यादा सुंदर हो रहा है। अब लग रहा है हेवन ऑफ द अर्थ है ये, सच में। फर्स्ट स्नोफॉल फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ, और अपने बोले ये पहला सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल है तो बहुत मजा आ रहा है। लकी है आप लोग। बहुत लकी है। थैंक यू जी। बताएं मैम, क्या कहना चाहिए? मैं तो पहली बार आई हूँ कश्मीर में और पहली बार स्नोफॉल देखे, मुझको बहुत एंजॉय कर रहा है, मजा आ क्या रहा है। संदेश देना चाहते हैं आप? सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे जो हुआ था हो गया, डर की बात डर की कोई बात नहीं है। चलिए आइए सब। जी बताएं, क्या क्या? ये कश्मीर में डर की बात कोई नहीं है, सब आ जाओ, मस्त करो। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। भलेसा की बर्मी चोटी पर बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद कर दिया है, जबकि सिंथन टॉप और भलेसा टॉप पर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। डोडा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा इंतजामात किए जा रहे हैं। भारी बारिश और ठंड के चलते सड़क परिवहन पर भी असर पड़ा है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में स्कूल एजुकेशन को लेके जो
डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये बताया गया है कि 6 और 7 तारीख को जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो बंद रहेंगे। और उसके अलावा जो है आज जो है जिला इंतजाम किश्तवाड़ हो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आने के इम्कान हैं। और इस वक्त भी आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस किस्म की बारिश यहाँ चल रही है। और मैं आपको बताऊं जो 27 तारीख को जो बारिश यहाँ आई थी, 27 अगस्त के बाद की सूरत हाल यहाँ रही थी। बहुत सारे मकानात जो है फुल्ली डैमेज हुए थे, सेवरली डैमेज हुए थे। और उसके बाद लैंडस्लाइड आई थी, बहुत सारे लोग होमलेस हुए थे, हाउसलेस हुए थे। और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड हो, हार्टिकल्चर लैंड हो, और जितने भी बागात हैं वो मुनहदिम हुए थे, वो सारे जो हैं डिस्ट्रॉय हुए थे। तो यहाँ आज इंतज़ामिया ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश के इम्कान हैं। और आप हमारे पीछे देख रहे हो पहाड़ों में, आप अगर हमारे पीछे देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके बताइए कि पहाड़ों में जो है इस वक्त बर्फ़ चल रही है। यानी ये सीज़न फर्स्ट स्नोफॉल है इन बालाई इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में। राजौरी और श्रीनगर में भी सोमवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव और फिसलन के हालात बन गए हैं। राजौरी के कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में तेज गिरावट आई है और ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मौसम पूरी तरह से बदल गया है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह से ही लगातार श्रीनगर के कई सारे इलाकों में बारिशें जारी। आपको बताते चले इस वक्त हम झेलम रिवर फ्रंट पे है। हालांकि अभी कोई भी इस तरीके का खतरा नहीं कि पानी ऊपर आए, लेकिन आपको बताते चले मेट की माने तो उनकी प्रिडिक्शन थी करीबन 5 तारीख से 8 तारीख तक कई सारे इलाकों में अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर बारिशें होंगी, जिसके चलते हुए आज सुबह से ही श्रीनगर में भी बारिशें जारी हुई हैं। वही अगर हम कुपवारा नॉर्थ कश्मीर की बात करें, अभी अभी वहां एक ट्रैवल एडवाइजरी दी गई है कि तमाम वो लोग जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं प्रिकॉशन बरते, और स्पेशली जो वाटर बॉडीज के पास रहते हैं वो वाटर बॉडीज के आसपास ना जाए। वही अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो सीजन का पहला स्नोफॉल आज विटनेस हुआ है। जी हां, अक्टूबर का पहला हफ्ता और पहला स्नोफॉल आज गुलमर्ग में विटनेस किया गया है। यही कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाली जो सर्दियां हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कोताही ना, और वही कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है ये जो बर्फ देखने के लिए आते हैं, कश्मीर का ये ठंडा मौसम देखने के लिए आते हैं, वो अब अपना रुख वापस से कश्मीर की तरफ करें। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चक फकीरा इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ। ड्रोन को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। संदिग्ध ड्रोन की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान अलर्ट मोड पर आ गए। सुरक्षा बलों ने आसपास के खेतों और बंजर जमीन पर तलाशी ली ताकि ये पता लगाया जा सके कि ड्रोन से कोई सामग्री तो नहीं गिराई गई। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जहाँ जहाँ भी टेररिज्म की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं साइटिंग होती है, लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ तुरंत हमारी एसओजी की टीम पहुंचकर वहाँ रिएक्ट करती है और वहाँ पर इंश्योर करती है ताकि लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इंश्योर की जा सके। वही एक जो नार्को टेररिज्म जो है हमारे देश को, जो हमारे युवाओं को खोखला करने के लिए ड्रग्स किल्लत उनको लगाई जा रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो चल रही है। इसमें लोगों का अवेयर होना, पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है। और खासकर बॉर्डर एरिया में जो हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे सिटीजन रह रहे हैं, उन सबसे हम यही अपील करते हैं कहीं भी अगर आपको कोई साइटिंग होती है तो हमें तुरंत जो है। ड्रोन का पाकिस्तान की दिशा से भारतीय सीमा में दाखिल होना एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए भारत में नशे और हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में जम्मू, कठुआ और सांबा सेक्टर में कई बार ऐसे ड्रोन देखे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन गतिविधि को पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश बताया। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पिछले कई सालों से टेररिज्म से जूझ रही है और टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी लड़ाई जो है हमेशा बढ़ चढ़ कर रहेगी। हमारे सभी जवान, हमारे पुलिस ऑफिसर, चाहे वो पुलिस SHOs हैं, SDPOs हैं, हमारी SOGs की टीम है, बड़े मोटिवेटेड तरीके से टेररिज्म को डील कर रहे हैं। जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कहीं भी, चाहे बॉर्डर एरिया है, हिली एरिया है, नेशनल हाईवे है,
जहाँ जहाँ भी टेररिज्म की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं साइटिंग होती है, लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, वहाँ तुरंत हमारी एसओजी की टीम पहुंचकर वहाँ रिएक्ट करती है और वहाँ पर इंश्योर करती है ताकि लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो इंश्योर की जा सके। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए डीआईजी पुलिस जम्मू कठुआ रेंज शिव कुमार ने बताया कि सीमा पार से आने वाले सुरक्षा खतरों को देखते हुए पुलिस और बीएसएफ लगातार समन्वय में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही ड्रोन की सूचना मिली, मल्टीपल लोकेशंस पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा बल हर बार उसकी साजिश नाकाम कर देते हैं। देखिए, अभी हमारी टीम ने एसएसपी कठुआ, एसएचओ हीरानगर, एसपी ऑपरेशन कठुआ, डीएसपी ऑपरेशन सांबा, इन सभी की टीम ने हमने एक बहुत बड़ा एक केस क्रैक किया जिसमें ड्रोन ड्रॉपिंग से जो ड्रग्स आते हैं उसमें पूरी चेन जो है वो उसको पर्दाफाश किया गया है और काफ़ी सारे ड्रग्स जो हैं जो ड्रोन ड्रॉपिंग से ड्रग आते थे वो कैसे कैसे उसका पूरा जो मोडस ब्रांडी है वो सारा अनर्थ किया है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कठुआ में हो चुकी है। तो वही एक जो नार्को टेररिज्म जो है हमारे देश को, जो हमारे युवाओं को खोखला करने के लिए ड्रग्स की लत उनको लगाई जा रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो चल रही है, जिसमें लोगों का अवेयर होना, पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है। और खासकर बॉर्डर एरिया में जो हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे सिटीजन रह रहे हैं, उन सबसे हम यही अपील करते हैं कहीं भी अगर आपको कोई साइटिंग होती है तो हमें तुरंत जो है। कठुआ में कितनी जगह पे एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए हैं? देखिए, मैंने जैसे मैंने बताया कि जहाँ भी लोगों की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, कहीं साइटिंग होती है, हमारे लोग इतने अलर्ट हैं, हमारी वीडीजीज बहुत अलर्ट हैं और कई बार हमें इन्फॉर्मेशन कि हमने यहाँ नए लोगों के पैरों के निशान देखे हैं। उस सूचना पर भी हमारी जो एसओजी की टीम है वो सर्च कंडक्ट करती है और वहाँ उस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जाता है और इंश्योर किया जाता है ताकि लोग जो हैं वो उनका विश्वास बना रहे और सिक्योर फील करें। सांबा में संदिग्ध ड्रोन की ये ताजा हलचल एक बार फिर पाकिस्तान की हरकतों पर सवाल खड़े कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सीमा पार से न सिर्फ जासूसी बल्कि नशे और हथियारों की तस्करी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीआईजी शिव कुमार शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए नशा तस्करी की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल हर बार उसके मंसूबे को नाकाम कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने सीजेआई बीआर गवई से बातचीत की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात की है। बीआर गवई जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बात की। उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज, ऐसा पीएम ने उनसे कहा बातचीत में। समाज में ऐसी घटनाओं की जगह नहीं। पीएम ने यह भी कहा कि समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। सीजेआई के धैर्य की सराहना करता हूं। आपको बता दें कि आज देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद शर्मनाक हरकत हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बीआर गवई की अदालत में उनके खिलाफ जूता उछालने की कोशिश हुई। ये शर्मनाक हरकत राजकिशोर नाम के एक वकील ने की और जब उसे कोर्ट में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा तो वो सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगाने लगा। हालांकि मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई इस पूरी घटना के दौरान शांत बैठे रहे। तो इस वक्त आपको बता दें फिर से एक बार कि पीएम मोदी ने सीजेआई बीआर गवई से बात की। उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज। पीएम ने ऐसा कहा कि सीजेआई पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। समाज में ऐसी घटनाओं की जगह नहीं है। पीएम ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के धैर्य की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी बात बताई है उनको। दरअसल पूरा मामला क्या है, मैंने आपको बताया कि आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी अदालत उज़्मा, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां एक बेहद शर्मनाक हरकत हुई। अदालत उज़्मा के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अदालत में उनके खिलाफ जूता उछालने की कोशिश हुई। यह शर्मनाक हरकत राजकिशोर नाम के एक वकील ने की और जब उसे कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा तो वो सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगाने लगा। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई इस पूरी घटना के दौरान बहुत शांत बैठे रहे। उन्होंने खुद पर जूता उछाले जाने वाले आरोपी वकील पर किसी तरह की कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए और कोर्ट की कार्रवाई जारी रखने की बात कहते हुए कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और सीजेआई के इस टिप्पणी के बाद आरोपी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं, नई इबारत लिख रही हैं।
एक अनोखी पहल के तहत यहां खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कई तरह के स्किल कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। ये पहल सिर्फ खवातीन को रोजगार की राह दिखा रही है, बल्कि उन्हें और ज्यादा ताकतवर और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी। रियासी के पहाड़ी इलाकों में अब महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पहल महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। यहाँ महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बने। और इस पहल ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वास की नई पहचान दी है। और अच्छी फैसिलिटी से, अच्छी सिक्योरिटी से वो यहाँ पे रह रही हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे सिर्फ 2 बैच लगे हुए हैं। एक हमारा तो अभी कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट हो गया है पार्लर का। और यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी चीज़ का चार्जेस नहीं है, खाने का कोई चार्जेस नहीं है, रहने का कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं है। बेफिक्र होके यहाँ पे कोई भी लड़कियाँ अगर यहाँ पे आना चाहें, सीखना ही है और कुछ देना नहीं है। यहाँ पे आके आपने सीखना ही है सिर्फ। इस प्रशिक्षण केंद्र की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ हर सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है। महिलाओं को न सिर्फ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि रहने, खाने और पीने की व्यवस्था भी मुफ्त में की गई है। इससे सुनिश्चित किया गया है कि किसी महिला को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के साथ साथ सम्मान का प्रतीक बन चुका है। जैसे मतलब यहाँ पे हम टेलरिंग का कोर्स कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है पहले भी कोर्स करके गए हैं, वो अपनी बुटीक्स वगैरह खोलते हैं। जैसे पार्लर का कोर्स भी है, वो भी अपना पार्लर का काम खोल सकते हैं। और मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी सोचा। इस कोर्स में शामिल महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही है। कोई सिलाई सीख रही है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन SBI की ये पहल उनके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। महिलाओं का कहना है कि वे अब खुद का रोजगार शुरू करके दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हैं। तो उसके बाद अब पहले तो हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब जो भी मैम बोलते हैं हम वो ही काट के और स्टिचिंग करके देते हैं मैम को। तो अब हमें ये पता है कि हमें ये आता है, तो अब हमें जो आता है हम वो आगे भी बताएंगे, सिखाएंगे। जैसे कि मैं डेरा बाबा की हूँ, वहाँ पे बहुत कम आता है किसी को सिलाई करना, तो अब वहाँ पे रोड भी बड़ा ही खराब रहता है, तो उधर से आके हमें इधर सीखने आता है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से महिलाओं को वो कौशल मिल रहा है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं घर घर जाकर सेवाएं देने या अपने छोटे उद्यम शुरू करने की योजना बना रही है। इससे न सिर्फ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समाज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। ये कोर्स आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। ये जो हमारा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है SBI का, इसमें हम बहुत से प्रकार के कोर्सेज करवाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन, टेक्नीशियन, मैकेनिक, ब्यूटी पार्लर और ये वुमेन्स टेलरिंग और भी बहुत प्रकार के कोर्सेज हम करवाते हैं। तो इसमें ये रहता है कि जो भी बेरोज़गार युवा होते हैं, युवा युवतियाँ जो भी 18 से 45 साल के अंदर होते हैं, उनको हम रोजगार के लिए मदद करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के। रियासी और ये दिल्ली बुलाए गए हैं। बता दें कि फिलहाल विधानसभा में वोटों का जो गणित है उस हिसाब से बीजेपी 1 सीट आराम से जीत सकती है और एनसी कांग्रेस गठबंधन निर्दलीयों और दूसरे दलों के सहयोग से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में समीकरण कब कैसे बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कितने उम्मीदवार उतारती है और किन नामों पर भरोसा जताती है। और अब एक नजर डाल लेते हैं कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों का समीकरण क्या कह रहा है। समीकरण है क्या? 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की संख्या 88 है। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 18 विधायकों का समर्थन चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और 7 निर्दलीयों के गठबंधन के पास कुल 41 + 6 + 7 मिलाकर 53 विधायक हैं। पीडीपी और निर्दलीय इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के समर्थन से जेकेएनसी कांग्रेस गठबंधन 3 सीटें जीत सकती है और बीजेपी के 28 विधायक हैं, इसलिए वो 1 सीट आसानी से जीत सकती है। लेकिन सवाल यही कि क्या वो सिर्फ 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, ये देखना होगा।
तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 खाली सीटों को भरने के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसके लिए नॉमिनेशन की पर्चे नामजदगी की शुरुआत हो गई है। पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है और 14 को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें होने जा रही हैं। एक तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के इलेक्शन 24 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो नोटिफिकेशन है आज जारी होगी और उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन का जो अमल है वो 13 तारीख तक चलता रहेगा। 14 और 15 को फॉर्म्स की जांच पड़ताल होगी। जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनकी पड़ताल होगी और उसके बाद जिनको वापस लेना है, नाम वापस लेने हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो 15 तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और 24 तारीख को वोटिंग होगी। शाम को उसके नताइज जो है वो जाहिर किए जाएंगे, डिस्क्लोज किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये 4 सीटें और उसके नताइज। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि 4 की 4 सीटें खुद लड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस दबाव बना रही है कि वो उनको 1 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े सूत्र ये कह रहे हैं, उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि वो सीट भी उनको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 मेंबर हैं और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे भी आहत है कि कांग्रेस जो है कई दिनों से लगातार, कई महीनों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को उस तरह से उठाते नहीं हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति भी चल रही है। तो उसको देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 4 की 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अगर पार्टी ने 4 की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट है वो इसमें फ्रेम में है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इस तरह से चौधरी रमजान जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के, नॉर्थ से वो है, सज्जाद किचलू किश्तवाड़ से उनका भी नाम लिया जा रहा है और कई और नेता हैं उनके भी नाम लिया जा रहे हैं। जो शमीम अब्रॉय है जो कि पार्टी के ट्रेजरर हैं और उमर अब्दुल्ला के काफ़ी नज़दीक हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है और इसके साथ साथ कई नामों की भी चर्चाएं हैं। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो रविंदर रैना, डॉक्टर निर्मल सिंह, एडवोकेट सुनील सेठी, सत शर्मा जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी है। कई और नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी को लग रहा है कि 1 सीट तो वो जीत सकती है, 2 वोट उसके लिए भी चाहिए, दरकार होंगे, एक्स्ट्रा 2 वोट चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी दूसरी सीट भी जीतना चाहेगी। तो एक पार्टी के लिए भी एक बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है राज्यसभा। अब 1-2 दिन में तस्वीर साफ होगी कि कौन सी पार्टी किसको चुनाव लड़वाती है, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। मौजूद बीजेपी की प्रदर्शनी में पार्टी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की सभी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर आसानी से जीत हासिल करेगी। सोफी यूसुफ ने कहा कि प्रदेश के यूटी के 90 विधायक मौजूदा सरकार से नाराज हैं और बीजेपी के पक्ष में प्रदर्शनी में जिला अध्यक्ष राकेश कौल, सह प्रभारी रफीक वानी और अन्य नेताओं ने भाग लिया। राज्यसभा में हम चारों के चारों पे कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों में से 2 सीटें भाजपा की मिलेंगी। और वो कैसे मिलेगी, हमारे पास अगर आंकड़ा कम है 30 एमएलए हमारे पास है, बट 90 एमएलए में हमारे साथ बहुत सारे एमएलए आ रहे हैं जो राज्यसभा की सीट पे हमें वोट करेंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा के हक में जाएंगी। देखिए, एग्जीबिशन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जो 11 साल बेमिसाल जो उन्होंने काम किए इस देश के लिए और बच्चों को जो अवेयरनेस यहाँ पर हमने दे दी, जितने स्कूलों से बच्चे आए हैं, मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इनके टीचरों का भी, मतलब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, पूरा डी साहब का, एसएसपी साहब का, और अपने लीडर साहब जो हमारे सोफी साहब, हमारे रफीक साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आबिद साहब, इनका भी बहुत, और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी टीमों का जनरल सेक्रेटरी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये अवेयरनेस थी कि जो हमने कह दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जो करके दिखाया, वो आज बच्चों तक पहुंच गया कि क्या क्या कर दिया है 11 सालों में। इसकी एग्जीबिशन हमारे बीच बिहार में यहाँ पर लगा दी। यही हमारा आज का एम था, कार्यक्रम था, जो इसलिए मैंने सबको थैंक्स किया, पर्टिकुलरली स्टूडेंट को, जो बच्चे लोग आए, जिनको हमने अवेयर, क्योंकि बच्चे लोग हमारा भविष्य आगे के लिए, यही चीज।
बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ कानून कमजोर गरीब मुसलमान के लिए लाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। समय आने पर तमाम चीजें साफ कर दी जाएंगी। अभी माहौल है और उसमें बयानबाजी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बार फिर वक्फ को लेकर बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और वक्फ कानून मस्जिदें छीन लेगा, दरगाहें छीन लेगा। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं तरुण चुग जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, ओवैसी साहब इस तरह के बयान देते हैं, मामला कोर्ट में है लेकिन बयान इस तरह का आ रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ओवैसी लगातार झूठ फैला रहे हैं। तुच्छ वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज और भारत को गुमराह किया जा रहा है। सच ये है कि वक्फ संशोधन कानून का मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं। ये कानून जकात का धन सीधे गरीब मुस्लिम, बेसहारा, विधवाओं, बच्चों, पसमानदा मुस्लिम पर खर्च हो, उसके लिए वक्फ संशोधन हुआ है। वक्फ की संपत्तियों को भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों के चुगल से निकालकर दीन, दुखी और जरूरतमंद मुस्लिम समाज के हित में लगाना ही इस कानून का काम है। पर पता नहीं क्यों ओवैसी साहब तुच्छ राजनीति के लिए झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। इस पर तो लंबी जो है चर्चा हुई थी। पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसने भी लंबी चर्चा की थी, लेकिन ओवैसी साहब पार्लियामेंट की कमेटी में भी थे, लेकिन वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। केवल तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में भ्रम फैलाया जा रहा। उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर कई मीटिंगों का दौर भी चलता रहा है। आप भी मीटिंगों में शामिल रहे हैं। कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्या तैयारियां हैं? उधर एनसी और कांग्रेस कह रहे हैं कि हम तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बैठती है, सोचती है, पैनल बनाती है और अपने हाईकमान के साथ चर्चा करती है। एक लोकतांत्रिक दल है, ना बाप बेटा, ना माँ बेटा, ना भाई भाई। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की टीम बैठकर फैसला करती है। कितनी सीटों पर आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे? और सब बड़ी बात यह है कि उधर एनसी और कांग्रेस जीत का दावा करने लगे हैं अभी से। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी भी मीटिंग कर रही है। हम समय आने पर आपको सभी चीजें बताएंगे। आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। नगरोटा और बडगाम की जो सीटें हैं उनको लेकर के भी चुनाव का ऐलान देश जो के है अंदर चुनाव कब हो, कैसे हो, क्या समय हो, ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। शाम को उनकी प्रेस होने दीजिए। बीजेपी कितनी तैयार है उपचुनाव के लिए? प्रेस होने दीजिए। बीजेपी तैयार है उपचुनाव के लिए? भारतीय जीतेंगे? जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है। हमारी लोकतंत्र में बहुत आस्था है और लोकतंत्र इस देश की आत्मा है। और भारत लोकतंत्र के लिए विश्व की दादी और नानी जैसा है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का हिस्सा लोकतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव और उप ज़िमनी इंतखाब का इस्तकबाल किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी 2021 से ही राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से चाहती थी कि प्रतिनिधित्व हो और इसीलिए वो इसकी मांग करती रही। हम बहुत टाइम से इस चीज़ को बार बार इलेक्शन कमीशन के साथ उठा रहे थे कि यहाँ के जो राज्यसभा सीटें हैं बहुत सारे बरसों से वेकेंट है और जम्मू कश्मीर की आवाज़ लोग राज्यसभा में नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जल्द इसमें इलेक्शन हो। अच्छी बात है, हुआ। आज नोटिफिकेशन भी निकली है। 13 तारीख तक लास्ट डे ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशन है और 24 तारीख को इसका इलेक्शन होगा। देखिए, पहली बात, कांग्रेस ने अप्रोच तो किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, अलायंस पार्टनर्स है, उनका हक बनता है वो बात करना, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन हमारी जो हाई कमांड है, लीडरशिप है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तो वक्त है, 13 तारीख, अभी बहुत कुछ, एक हफ्ता है, तो तब तक जो भी फैसला होगा उस